Hello children, let's start with the second chapter of history, India before the times of Shivaji Maharaj. We shall learn about the various ruling powers in India before the times of Shivaji Maharaj in this lesson. तो हम शिवाजी महाराज के टाइम से पहले वाले टाइम के में कौन कौन रूलर्स थे उसके बारे में पढ़ेंगे. Various ruling powers existed in India during that time. वो टाइम पे इंडिया में बहुत सारे रूलिंग पावर्स थे जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. पाल इन द 8th century was the famous dynasty in Bengal. In central India, the Gurjar Pratihar power spread up to Andhra, Kalinga, Vidarbha, West Kathewar, Kannauj and Gujarat. तो पाल क्या था, एक बहुत फेमस डायनेस्टी था बंगाल में. और इन सेंट्रल इंडिया द गुर्जर प्रतिहार, ये जो पावर था वो कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ? आंध्रा, कलिंगा, विदर्भ, वेस्ट काठेवाड़, कनौज एंड गुजरात. ये सारे प्लेसेस में गुर्जर प्रतिहार स्प्रेड हुआ. अमंग द राजपूत डायनेस्टीज इन द नॉर्थ इंडिया, द गहदवाल एंड द परमार डायनेस्टी वर द इम्पोर्टेंट वंस. तो राजपूत का जो रूल चल रहा था नॉर्दर्न इंडिया में, उसमें से गहदवाल और परमार ये दो इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज थे. अमंग द राजपूत्स, पृथ्वीराज चौहान बिलोंगिंग टू द चौहान डायनेस्टी वॉज अ वैलिएंट किंग. In the first war at Tarai, Prithviraj Chauhan had defeated Muhammad Ghuri. क्या है क्योंकि राजपूत किंग्स जो थे उनमें से पृथ्वीराज चौहान जो थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग और किंग थे और उनकी बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं हिस्ट्री में. उन्होंने अपने फर्स्ट वॉर जो उनका हुआ था तराई में, उसमें उन्होंने मोहम्मद घुरई को डिफीट किया था. But Muhammad Ghurei defeated Prithviraj Chauhan in the second war at Tarai. But second war में मोहम्मद घुरई ने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया था. Raja Rai I and Rajendra I belonged to the Chola dynasty in Tamil Nadu. Were the eminent rulers. तो तमिलनाडु में कौन थे eminent rulers? Rajaraj I and Rajendra I. The Cholas conquered the मालदीव आइलैंड्स एंड द श्रीलंका यूजिंग देयर नेवल स्ट्रेंथ. तो ये लोगों ने क्या किया था, छोला किंग्स ने, कि मालदीव आइलैंड्स और श्रीलंका को कैप्चर कर लिया था. किंग विष्णुवर्धन बिलोंगिंग टू द होयसल डेस्टिनी इन कर्नाटका हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ कर्नाटका. तो ये कर्नाटका में जो किंग थे विष्णुवर्धन, इन्होंने पूरा कर्नाटका कैप्चर कर लिया था. During the reign of Govind III of the Rashtrakuta dynasty in Maharashtra, the Rashtrakuta power spread from Kannauj up to Rameshwar. तो गोविंद III जो किंग थे उन्होंने क्या किया, राष्ट्रकूट डायनेस्टी में महाराष्ट्र में थे. उन्होंने कहाँ से कहाँ तक, उनका पावर कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड था? कनौज में, अप कनौज से लेकर रामेश्वर तक. लेटर कृष्णा III conquered the region up to Allahabad. फिर बाद में गोविंद III के बाद कृष्णा III ने पूरा रीजन को कॉन्कर किया अहलाबाद तक. 3 dynasties of Shilahars emerged in the western Maharashtra. वेस्टर्न महाराष्ट्र में 3 dynasties हुए शिलहर के. 1 dynasty ruled over Thane and Raigad. तो ये 3 जो डायनेस्टीज थे इसमें से एक जो था उनका रूल था थाने और रायगढ़ पे इन द नॉर्थ कोंकण. द सेकेंड इन द साउथ कोंकण, while the third dynasty ruled over some parts of the present day Kolhapur, Satara, Sangli and Belgaum districts. The last prosperous power before the period of Shivaji Maharaj was that of the Yadavas. तो एक लास्ट सबसे प्रॉस्परस कौन थे किंग? यादवास थे.
The capital of Bilam V of the Yadava dynasty was at Devgiri near Aurangabad. He extended his rule beyond the river Krishna. तो इनका रूल कहाँ तक था? देवगिरी औरंगाबाद तक, और इन्होंने अपना किंगडम एक्सटेंड किया था कृष्णा रिवर के बियॉन्ड भी. The Yadavas period is considered to be the golden period of Marathi language and literature. तो यादव्स का जो पीरियड था ये मराठी लैंग्वेज और मराठी कल्चर के लिए गोल्डन पीरियड था. It was in this period that Mahanubhav Panth and Varkari movement emerged. तो यही टाइम था जब ये सब लिटरेचर में नई नई चीजें आई, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें. Invasions from northwest. Local dynasties like Yadavas and Rashtrakutas ruled in Maharashtra, but invaders from northwest conquered the local dynasties there and established their own rule. तो महाराष्ट्र में पहले यादवास और राष्ट्रकूटास का रूल था, बट फिर बाद में जो नॉर्थ वेस्ट से जो लोग आए थे उन्होंने ये प्लेसेस को कॉन्कर कर लिया. In the meanwhile, the Arabs had emerged in the Middle East. The Arab rulers turned towards India to expand their empire. तो अरब्स भी आ गए थे इंडिया में और उन्होंने भी अपना एम्पायर एक्सपैंड करके इंडिया को कॉन्कर करने की कोशिश की. The Arab general Muhammad bin Qasim attacked the Sindh province in the 8th century. तो 8th century में अरब के जो जनरल थे मोहम्मद बिन कासिम, उन्होंने सिंध पे अटैक किया. Now, notwithstanding the resistance of King Dahir, he conquered the province of Sindh. तो इन्होंने क्या किया कि किंग दहीर ने उनको रोकने की कोशिश की, बट फिर भी उन्होंने सिंध को कॉन्कर कर लिया. Due to this campaign, the Arabs came into the political contact with India for the first time. इस वजह से क्या हुआ कि अरब्स पहली बार इंडिया के कांटेक्ट में आए हैं, पॉलिटिकल कांटेक्ट में आए. In the period that followed, Turks and Afghans and Mughals from the Central Asia came to India and established their power here. तो फिर ये वो वाले पीरियड में क्या हुआ कि टर्क्स मतलब टर्की से जो लोग आते हैं, अफगानिस्तान से जो लोग आते हैं अफगान्स, एंड मुगल्स केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ये लोग आए सेंट्रल एशिया से, एंड दे केम टू इंडिया एंड एस्टैब्लिश देयर पावर हियर. तो वो लोग भी इंडिया में आके अपना अपना पावर एस्टैब्लिश करने की कोशिश करने लगे. इन द 11th century CE the Turks began to invade India. तो 11th century CE में क्या हुआ कि टर्की से जो लोग आए थे उन्होंने अपना पावर एस्टैब्लिश करना शुरू किया या इंडिया में घुसने की कोशिश की. एक्सपैंडिंग देयर टेरिटरीज दे रीच्ड द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया. तो वो लोग इंडिया के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर पे घुस गए थे, वहां तक पहुंच गए थे. सुल्तान महमूद ऑफ गजनी इन्वेडेड इंडिया मेनी टाइम्स. तो गजनी के जो सुल्तान थे महमूद, उन्होंने इंडिया में बहुत बार आ चुके हैं. He plundered the rich temples at Mathura, Vrindavan, Kanauj and Somnath and carried away their enormous wealth with him. तो उन्होंने क्या किया कि हमारे जो बड़े बड़े टेम्पल्स थे वहां से बहुत सारी वेल्थ जमा करके वो अपने साथ ले गए. The world famous and rich library of the Nalanda University was burnt down by Bhaktiar खलजी. तो एक बहुत वर्ल्ड फेमस लाइब्रेरी थी हमारे यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी की, जो भक्तियार खलजी ने जला दी थी.